नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री देश में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट सचिव ने फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए राज्यों से सहयोग देने को कहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेल विभाग देश में प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत होयस से 171 फंसे भारतीय यात्रियों को लेकर विमान आज रात चेन्नई पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपरीत स्थिति को अवसरों में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों से सकारात्मक रहने तथा बेहतर बदलाव करने को कहा। और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजों और करेंसी नोटों को संक्रमण मुक्त करने के लिए स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी धर्मेंद्र मणि राजेश के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं ऐसी मुलाकात होगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के मात्र एक सप्ताह पूर्व हो रही यह बैठक आगे की रणनीति तय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पिछले ही महीने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश एक युद्ध के बीच में है और उन्होंने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह भी दी थी। इसी के साथ सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई सारी रियायतों की घोषणा भी की थी। कुछ राज्य सरकारों द्वारा लाल, नारंगी और हरे जोन के सीमांकन के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने के उपायों पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक सरकार द्वारा आवश्यक मुद्दों पर समावेशी विचारों को सम्मिलित करने के विश्वास को और प्रबल बनाता है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे तकरीबन 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए 350 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यों के मुख्य सचिवों ने श्री गौबा को अपने राज्यों की स्थिति से अवगत कराया। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स का आना जाना बेरोक टोक होना चाहिए और कोरोना योद्धाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी। मुख्य सचिवों ने कहा, हालांकि कोविड से सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी सुविचारित तरीके से तेजी लाना जरूरी है। सौभाग्यकार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है, जिससे कि वे अगले 3-4 दिन में अपने घरों को वापस जा सकें। श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल विभाग ने देश भर में फंसे 3,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए 350 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। ये रेलगाड़ियां आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही है। एक रिपोर्ट। रेलवे आवश्यक वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भले ही सामान्य यात्री ट्रेनों का परिचालन नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम परस्पर रूप से कर रही है। इन विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से लोगों को प्रयागराज, लखनऊ, छपरा, गया, पूर्णिया समेत कई शहरों तक पहुंचाने का काम कर रही है।
2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए एक ट्रेन में लगभग 1200 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ट्रेन में चढ़ने से पहले और उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। यात्रा के दौरान रेलवे यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी भी उपलब्ध करा रहा है। रेलवे ने लोगों से अनुरोध किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर जाने के लिए पैदल यात्रा ना करे, बल्कि राज्य सरकार से संपर्क कर अपना पंजीकरण कराए। आनंद चतुर्वेदी के साथ मैं दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। तमिलनाडु में विभिन्न जिलों के 962 मजदूर आज सवेरे श्रमिक विशेष रेलगाड़ी से त्रिची पहुंचे। ये लोग महाराष्ट्र के शोलापुर कस्बे में मजदूरी करते थे। मजदूरों को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की बसों से त्रिची रेलवे स्टेशन से उनके गृह जिलों तक पहुंचाया गया। संबंधित जिला प्रशासन की ओर से मजदूरों को भोजन के पैकेट, पेयजल और मास्क उपलब्ध कराए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों से फिर से अपील की है कि वे बिहार आने के लिए पैदल न चलें और न ही मोटरसाइकिल, ट्रक या फिर किसी अन्य प्रकार के वाहन का इस्तेमाल करें। श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को सुरक्षित लाने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वहां फंसे मजदूरों को विशेष रेलगाड़ियों से राज्य में ला रही है। अब तक 1,40,000 प्रवासी मजदूरों को लेकर 96 रेलगाड़ियां बिहार पहुंची हैं। आने वाले दिनों में 63 रेलगाड़ियां और आएंगी। राज्य सरकार ने मुंबई से श्रमिकों को लाने के लिए रोजाना 3 विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इस बीच देश के विभिन्न भागों से बिहार आने वाले 146 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें से 30 महाराष्ट्र, 22 गुजरात और 8 दिल्ली से हैं। खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिलों के क्वारंटीन केंद्र से जांच के बाद इन प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में आज कोरोना वायरस के 42 नए मामलों का पता लगने के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 653 हो गई है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। ठीक हुए 32 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 354 हो गई है। बिहार में लोगों ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत अनेक लाभ प्राप्त किए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान समय पर सहायता मिलने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। मैं नरेश कुमार, छोटू सोनी, घर रघुनाथपुर, थाना तुर्कलिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार का निवासी हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान में मैं अपना खेती सही समय पर गेहूं का कटनी करा लिया और सब समय पर हो रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का रुपया आ भी गया, राशन का पैसा भी समय पर मिल जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री सहयोग बहुत ज्यादा है, बहुत सराहनीय काम है ये। मैं रंजीत सिंह फतेहपुर जिला पटना से बोल रहा हूँ। हमें प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत 2000 रुपया हमें प्राप्त हुआ है और उस पैसा से मैं खेत में छिड़काव किया हूँ और आम वगैरह का पेड़ है उस पे मैं छिड़काव किया हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे भारत अभियान के तहत आज एक विमान 171 भारतीय नागरिकों को लेकर कुवैत से चेन्नई आ रहा है। इनमें 4 नवजात भी शामिल हैं। यह विमान रात 9:30 बजे के आसपास चेन्नई पहुंचेगा। विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का विश्व का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत सुचारू रूप से चल रहा है। वंदे भारत का पहला चरण 7 मई को शुरू हुआ और इसके तहत 12 देशों में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना बनाई गई। पहले चरण में 64 उड़ानें संचालित की जा रही हैं। एक रिपोर्ट। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज चौथे दिन 10 उड़ानें संचालित की गईं और इनसे ढाका, कुवैत, कुआलालंपुर, सिंगापुर, लंदन और मनीला सहित अन्य जगहों से फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। ये उड़ानें एयर इंडिया और इसके सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा चलाई जा रही हैं। वहीं इस मिशन के तहत 5वें दिन शिकागो, मनीला, लंदन, दुबई और आबू धाबी सहित अन्य जगहों से यात्रियों को लाने के लिए 8 विमान संचालित किए जाएंगे। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण इस महीने की 16 तारीख से शुरू होने की संभावना है और इस चरण में लगभग 25,000 भारतीयों को मध्य एशिया और यूरोपीय देशों से वापस लाया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मिशन के तहत दोहा से आई उड़ान आज तड़के केरल में कोच्चि पहुंची। इस उड़ान से 178 भारतीयों को वापस लाया गया है। मिशन के तहत उज्बेकिस्तान से भी 21 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ये उड़ान वापसी में भारतीय सहायता के रूप में चिकित्सा सामग्री और उज्बेकिस्तान के नागरिकों को लेकर ताशकंद जाएगी। उन्होंने ताशकंद में भारतीय दूतावास में राजदूत संतोष झा के नेतृत्व में हो रहे अच्छे कार्य की प्रशंसा की। इस बीच दोहा और तिरुवनंतपुरम के बीच विशेष उड़ान आज तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई। कतर में भारतीय राजदूत पी कुमारन ने इसकी पुष्टि की। अधिकारी इस उड़ान को मंगलवार को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं।
वंदे भारत अभियान में समुद्र सेतु के तहत मालदीव से भारतीयों को लेकर दूसरा युद्धपोत आज शाम कोच्चि के लिए रवाना हुआ। आईएनएस मगर लगभग 202 भारतीय नागरिकों को ला रहा है और मंगलवार शाम तक इसके कोच्चि पहुंचने की संभावना है। भारतीय नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया सुबह शुरू हुई। लोगों को माले और अन्य द्वीपों से माले हवाई अड्डे तक लाया गया, जहां उनकी आव्रजन और चिकित्सा संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इस पूरी प्रक्रिया में परस्पर सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया। पूरी प्रक्रिया में मालदीव सरकार और स्थानीय स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले पहला युद्धपोत आईएनएस जलाश्व 698 यात्रियों को लेकर कोच्चि पहुंचा था। इनमें 19 गर्भवती महिलाएं और 14 बच्चे शामिल थे। भारतीय नौसेना अब तक 4 युद्धपोतों में तकरीबन 2000 भारतीयों को मालदीव से ला चुकी है। दोनों युद्धपोतों के अगले सप्ताह तूतीकोरिन के लोगों को भारत लाने की संभावना है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्वदेश लाने की प्रक्रिया में रोगियों, फंसे हुए पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं और रोजगार खो चुके प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता दी जा रही है। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त संजय सुधीर ने पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने का इसे सबसे बड़ा अभियान करार दिया है और इसके लिए मालदीव सरकार को धन्यवाद दिया है। इस बीच भारत ने नौसेना के जलपोत केसरी से कोविड-19 संबंधी आवश्यक सामग्री के साथ मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स भेजा है। जहाज में आवश्यक दवाएं और खाद्य सामग्री भी भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि महामारी से निपटने के लिए इन देशों के आग्रह पर यह सहायता भेजी गई है। मॉरिशस और कोमोरोस में चिकित्सा सहायता दल भी तैनात किए जाएंगे। ये दल कोविड-19 से उत्पन्न आपात स्थिति और डेंगू बुखार से निपटने में सहायता करेंगे। मेडागास्कर और कोमोरोस भेजी गई खेप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की गोलियां भी शामिल हैं। मॉरिशस के लिए आयुर्वेदिक दवाएं भी भेजी गई हैं। इस क्षेत्र में सभी के लिए सागर सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के अनुरूप मिशन सागर के तहत ये सहायता भेजी जा रही है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्योग तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग से सकारात्मक रहने और मौजूदा स्थिति में बेहतर बदलाव करने को कहा है, जिससे इन मुश्किलों को अवसरों में बदला जा सके। श्री गडकरी ने आज बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल और मदरलैंड इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि सभी पक्षों को मौजूदा संकट से निकलने के लिए समग्र तरीका अपनाना चाहिए और लोगों का जीवन और आजीविका बचानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी पक्षकारों के बीच सहयोग, समन्वय और संवाद की जरूरत है। उन्होंने उद्योगों से कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कारोबार के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अपनाने चाहिए तथा परस्पर सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहिए। श्री गडकरी ने जोर देकर कहा कि उद्योगों को निर्यात बढ़ाने और आयात का विकल्प तलाशना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा लागत, परिवहन लागत और उत्पादन लागत कम करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों को नवाचार, उद्यमशीलता, विज्ञान और तकनीक, शोध, कौशल और अनुभव को संपदा में परिवर्तित करना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूर्णबंदी के बाद निर्माण उद्योग फिर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि दुर्घटना की आशंका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी हो। प्राधिकरण ने परामर्श दिया है कि जिले के संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इन औद्योगिक इकाइयों में स्थल आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार हों और इनमें कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उद्योगों को सुरक्षित रूप से शुरू किए जाने की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए। किसी जोखिम की आशंका कम करने के लिए विशिष्ट उपकरणों पर काम करने वाले कर्मचारियों को पूरी जानकारी देने का परामर्श दिया गया है। काम फिर शुरू होने पर सभी उपकरणों के निरीक्षण की सलाह दी गई है। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैक्ट्री परिसर को हर समय संक्रमण मुक्त करने का परामर्श दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि सभी कर्मियों की तापमान जांच दिन में 2 बार की जाए और संदिग्ध लक्षण वाले कामगारों को काम पर न बुलाया जाए। परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि 33% प्रबंधन और प्रशासनिक कर्मचारियों को ही काम पर लगाने के गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री देश में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट सचिव ने फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए राज्यों से सहयोग देने को कहा।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेल विभाग देश में प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से 171 फंसे भारतीय यात्रियों को लेकर विमान आज रात चेन्नई पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपरीत स्थिति को अवसरों में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों से सकारात्मक रहने तथा बेहतर बदलाव करने को कहा और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजों और करेंसी नोटों को संक्रमण मुक्त करने के लिए स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की। हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजों और करेंसी नोटों को संक्रमण मुक्त करने के लिए एक स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये उपकरण डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर DRUVS है। इसको मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेकबुक, चालान, पासबुक, कागज और लिफाफे को संक्रमण मुक्त करने के लिए तैयार किया गया है। इस उपकरण से करेंसी नोटों के बंडल भी संक्रमण मुक्त किए जा सकते हैं। इस उपकरण का संचालन संपर्कहीन है, जो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक डिब्बे के भीतर रखी हुई वस्तु को 360 डिग्री पर अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाता है और एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये उपकरण अपने आप बंद हो जाता है और संचालक को इसके नजदीक खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए 483 जिलों में 7,740 सुविधा केंद्रों का चयन किया गया है। इनमें अस्पताल भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इनमें 6,56,769 आइसोलेशन बिस्तर तैयार किए गए हैं। इनमें 99,492 बिस्तरों पर ऑक्सीजन तथा 34,076 बिस्तरों पर सघन चिकित्सा इकाई ICU की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र सरकार ने इन सुविधा केंद्रों को अधिसूचित करने और इनकी जानकारी आम जनता को देने के लिए वेबसाइट पर डालने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डाल चुके हैं और बाकी इसकी प्रक्रिया में हैं। राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र में कोरोना वायरस की जांच की क्षमता बढ़ाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोबास 6800 जांच मशीन सफलतापूर्वक स्थापित कर दी गई है। ये केंद्र दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य राज्यों को जरूरत के आधार पर जांच सुविधा उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल केंद्र की जांच क्षमता लगभग 350 जांच प्रतिदिन है। कोबास 6800 24 घंटे में तकरीबन 1200 जांच कर सकती है। प्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान में श्वसन रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में सुरक्षित रहने के लिए लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। जो भी उनकी मेडिकल इलनेसेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दे शुड टेक देयर यूजुअल मेडिकेशंस, दे शुड स्टे एट होम। स्पेशली जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको ये ध्यान रखना है, उनको बाहर नहीं जाना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरा चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर AB डे ने कहा कि कोविड-19 महामारी से वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें घर में रहने, मास्क पहनने और लगातार हाथ धोने जैसे एहतियाती मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें सकारात्मक होना चाहिए और उन्हें अपनी अन्य बीमारियों की दवाइयां नियमित रूप से लेते रहना चाहिए। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल पेड़ पाउंड ना हो जाएं, घर में रहें, ये दौर भी गुजर जाएगा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि गुजरात में कोविड-19 रोगियों की मृत्यु बढ़ने के मुख्य कारणों में
कलंक के भय से रोगियों का देरी से अस्पताल पहुंचना और संक्रमित लोगों में अन्य बीमारियों का होना शामिल है। कोविड-19 सुविधाओं और उपचार की समीक्षा के लिए अहमदाबाद में एक दिन के दौरे के बाद डॉक्टर गुलेरिया ने ये बात कही। सब पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल आने से डरते हैं या अपना टेस्ट कराने से डरते हैं। इससे ये हो जाता है कि जब वो पॉजिटिव हैं और वो देर से आते हैं, इससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। कई दफा जो पेशेंट्स को माइल्ड प्रॉब्लम है लेकिन उनकी ऑक्सीजन कम हो सकती है। एक टर्मिनोलॉजी वेस्ट में यूज की है जिसका नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। तो उनको पता नहीं कि उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, वो उनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रहा है और अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो जो है लाइफ सेव हो सकती है। लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे, ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकली लो हो रही है जिससे हार्ट पे असर पड़ रहा है और ऑर्गन्स पे असर पड़ रहा है और इससे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। तपेदिक और वक्ष रोग विभाग पल्मोनरी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर तन्मय तालुकदार परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767। टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न राज्यों में काम कर रहे राज्य के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में अपने आवास पर राज्य में लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा और सम्मान के साथ वापस लाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न राज्यों से उन प्रवासी मजदूरों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है जो राज्य वापस लौटना चाहते हैं। अब तक प्रदेश में 115 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों द्वारा 1,30,000 से ज्यादा प्रवासी कामगारों को लाया गया है। अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि 57 ट्रेनें अभी भी रास्ते में हैं, जिनसे लगभग 70,000 प्रवासी मजदूर जल्दी ही राज्य में पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि 200 और रेलगाड़ियों की अनुमति ले ली गई है, जो कि 2-3 दिनों के भीतर मजदूरों को लेकर राज्य में पहुंच जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, मेरठ और कानपुर में प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें यहाँ पर स्थिति का जायजा लेंगी। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,884 हो गई है। अब तक प्रदेश में 1,504 रोगी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में लघु और कुटीर उद्योगों के जरिए बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने की तैयारी में है। राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए केंद्र की विभिन्न योजनाओं की मदद लेने की भी योजना बना रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड और कौशल विकास विभाग, हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योग विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें राज्य में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे राज्य को लघु और कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम करें। बैठक के दौरान यह चर्चा भी की गई कि लोहार, बढ़ई, कारीगर, सुनार, कुम्हार जैसे पारंपरिक कामों को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराए जाए। इसके अलावा प्रमुख हथकरघा समूह चंदेरी, महेश्वर, सारंगपुर, वारासिवनी, सौंसर और मंदसौर के विकास पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुरूप मुरैना में चर्म शिल्प, जबलपुर में पाषाण शिल्प, सीहोर में काष्ठ शिल्प, डिंडोरी में लोह शिल्प, मंडला और बैतूल में फर्नीचर निर्माण और मंदसौर में हथकरघा बुनकर परियोजनाओं के विकास के लिए भी योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई अपीलों के बावजूद प्रवासी मजदूर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर गांव पहुंचने के लिए पैदल यात्रा जारी रखे हुए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में एक तरफ कोविड-19 के संकट से जूझ रहे सरकार के सामने अपने घर लौटने के लिए राज्य भर में जगह जगह पैदल चल रहे मजदूरों के समूह और उनकी परेशानियों ने दूसरा संकट खड़ा किया है। इन मजदूरों में दूसरे राज्य के मजदूरों समेत महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में रहने वाले मजदूर भी शामिल है। मुंबई के बोरिवली, दहिसर, दादर, घाटकोपर तथा अन्य स्थानों से कई गरीब परिवार कड़ी धूप के बावजूद पैदल चलकर महाराष्ट्र के रायगढ़ तथा अन्य जिलों की ओर बढ़ रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले परिवारों के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थानों की ओर से रास्ते में खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है। गरीब परिवारों के अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में नौकरी करने वाले लोग भी उनके घरों की ओर निजी वाहनों से लौट रहे हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
हिमाचल प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम कोविड-19 प्रकोप के बीच सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समावेशी विकास का एक मजबूत मॉडल बनकर उभर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पहल की और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों को शुरू किया। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य शुरू हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को अकुशल श्रमिकों का लाभ मिला, जिससे कोविड-19 के प्रकोप के दौरान इस वर्ग के लोगों को निरंतर आय के स्रोत मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 185 प्रतिदिन रुपए से बढ़ाकर 198 रुपए प्रतिदिन की है, जिससे मनरेगा के मजदूरों को लाभ मिला है। अकेले शिमला जिले में 1985 कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें 10,471 श्रमिकों को काम पर लगाया गया है। मनरेगा कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के कार्यों को सम्मिलित किया गया है, ताकि इन कार्यों में लगे व्यक्तियों को निरंतर कार्य प्रदान किया जा सके। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन टैंक, भूमि संतुलन, वृक्षारोपण और लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 25 नए मामले आज सामने आए और इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 861 तक पहुंच गई है। राज्य में आज 25 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए अपने निवासियों को निकालकर रेलगाड़ियों द्वारा लाने को हरी झंडी दे दी है। आकाशवाणी संवाददाता ने खबर दी है कि इससे पहले उन्हें लखनपुर होते हुए सड़क मार्ग से लाया जा रहा था। रेलगाड़ियां उधमपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उतारेंगी। पहली रेलगाड़ी आज रात या कल सुबह आने की उम्मीद है। इन लोगों को रेलगाड़ियों से लाकर उनके जिलों तक पहुंचाने तक की विस्तृत व्यवस्था की गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने लॉकडाउन हटाए जाने के बाद सभी साई केंद्रों में सभी खेलों के प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। सभी साई केंद्रों पर वर्तमान कोरोना महामारी के बाद सभी प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया है। तैराकी में मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया है, क्योंकि इस खेल में खिलाड़ियों को पानी में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ऐसे में अन्य खेलों की तुलना में इसमें अलग तरह का स्वास्थ्य जोखिम होता है। समिति के सुझाव संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों, एनएसएफएस और अन्य प्रतिभागियों से विचार विमर्श के बाद तैयार किया जाएगा और खेल मंत्रालय के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड-19 से खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलों में कड़ाई से अपनाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के बारे में एनएसएफएस को अपने सुझाव देने के लिए कहा गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के सचिव रोहित भारद्वाज की अगुवाई में पहली समिति प्रशिक्षकों, कोच, तकनीकी और गैर तकनीकी सपोर्ट स्टाफ, एनएसएफएस, प्रशासक, मेस और हॉस्टल कर्मचारी तथा आगंतुकों समेत सभी प्रतिभागियों के लिए सभी सुरक्षात्मक उपायों और मानक संचालन प्रक्रियाओं की संस्तुति करेगा। एसओपी, प्रवेश प्रक्रिया, सैनिटाइजेशन, दिशा निर्देश, खुली जगहों पर अपनाए जाने वाली सावधानियों और केंद्र से यात्रा के दौरान खिलाड़ियों के बारे में अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों को भी विस्तार से बताएगा। देश के राष्ट्रीय लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन संपूर्ण देश के लिए मौसम का व्यापक स्तर पर अनुमान व्यक्त करता है। इस मौसम रिपोर्ट में देश के प्रत्येक हिस्से की विस्तृत जानकारी होती है। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी, गिलगिट से गुवाहाटी और बाल्टिस्तान से पोर्ट ब्लेयर तक के मौसम का ब्यौरा दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहे और बिजली गरजने के साथ वर्षा हुई। मुंबई में आसमान साफ रहा और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलकाता में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा और दोपहर बाद शहर में आंधी आई। चेन्नई में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर में कल बरसात या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। गिलगित में बादल छाए रहने और गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। क्षेत्र में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री देश में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट सचिव ने फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए राज्यों से सहयोग देने को कहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेल विभाग देश में प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत हुवैस से 171 फंसे भारतीय यात्रियों को लेकर विमान आज रात चेन्नई पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपरीत स्थिति को अवसरों में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों से सकारात्मक रहने तथा बेहतर बदलाव करने को कहा।
और इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।